प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, क्योंकि पिछली कक्षाओं के अंदर हमने पढ़ लिया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का परिचय। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो उपभोक्ताओं को अधिकार प्राप्त हैं, तो उन अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार, यानी कि हमारा चल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसके अंदर हमारा जो है आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार के बारे में। तो यहाँ पे लगाते हैं हेडिंग उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार। देखिए, वैसे तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं वो 6 बताए गए हैं आपके, तो लेकिन यहाँ मैं आपको कुल जो उपभोक्ता के अधिकार है वो 8 बताऊंगा। वैसे तो आपके 6 होते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 7 अधिकार बताए गए, और मैं आपको जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जो 7 अधिकार उनके साथ साथ एक अधिकार और बताऊंगा, यानी कुल मिलाकर 8 अधिकार यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन। तो यहाँ लिखते हैं हम उपभोक्ता के अधिकारों का, उपभोक्ता के अधिकारों का, उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन, यानी कि उपभोक्ता के अधिकारों के प्रतिपादन करता कौन थे। प्रतिपादन, उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन जॉन कैनेडी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? जॉन कैनेडी के, जॉन कैनेडी के द्वारा किया गया। तो जो उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन वो किसके द्वारा किया गया? जॉन कैनेडी के द्वारा किया गया, जो कौन थे? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति। क्योंकि कल भी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था जॉन कैनेडी। तो जॉन कैनेडी के द्वारा क्या किया था यहाँ पे, जो विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पर पहली बार जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे जॉन कैनेडी के द्वारा यहाँ पे उन्होंने जो लागू किया था, इसलिए। तो यहाँ क्या कहता है, देखिए हमारा जो पॉइंट है वो कहता है कि उपभोक्ता के अधिकारों का जो प्रतिपादन, यानी के प्रतिपादन करता कौन थे? जॉन कैनेडी। यानी कि जो उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? जॉन कैनेडी के द्वारा किया गया। तो उपभोक्ता के अधिकारों के प्रतिपादन करता कौन थे? जॉन कैनेडी। तो उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन जॉन कैनेडी के द्वारा किया गया। आगे हम बात करते हैं, देखिए, तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा, यानी 1986 की धारा 6, कौन सा? 1986 की धारा 6 में, किसमें? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में, यानी कौन सी धारा? 6 में उपभोक्ता के अधिकार बताए गए। किसके अधिकार? उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं, बताए गए हैं। यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में, तो कौन सी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकार बताए गए। किसके अधिकार? उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं। कौन कौन से अधिकार बताएंगे? तो सबसे पहले नंबर 1 की बात आती है। देखिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 पर आता है आपका यहाँ पे सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बात आती है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? सुरक्षा का अधिकार। तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल
जो जितने भी माल या सेवा के उपयोगकर्ता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो इन उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार होता है, क्योंकि जो भी वो वस्तु खरीदते हैं तो उससे उनको क्या मिलना जरूरी है, सुरक्षा मिलनी जरूरी है। तो ये जो क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर ये उनको एक क्या दिया गया, अधिकार दिया गया कि जो भी उपभोक्ता हैं वो अगर किसी माल या सेवा को यानी कि खरीदते हैं तो खरीदते समय उन्हें क्या मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी बहुत ही ज़रूरी है, यानी सुरक्षा का अधिकार उन्हें इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है चयन पसंदगी का अधिकार, यानी दूसरा नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे चयन पसंदगी का अधिकार। चयन का अधिकार या जिसे हम कह सकते हैं चयन या पसंदगी का अधिकार। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि चयन या पसंदगी का अधिकार। तो जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको क्या है, किसी भी वस्तु या सेवा को, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी माल हो सकता है या कोई भी सेवा हो सकती है, उसको चयन या पसंद करने का अधिकार। यानी उनको क्या होता है कि कोई भी वस्तु है या सेवा उसको पसंद करने का, चयन करने का क्या होता है, उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। ये भी क्या है, हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर प्रावधान है, यानी कि ये भी उपभोक्ता को क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। तो सबसे पहला पॉइंट था मैंने आपको बताया सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, चयन या पसंदगी का अधिकार। इसके बाद देखिए बात आती है हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, तो तीसरा है यहाँ पे सुनवाई का अधिकार। नंबर 3 सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, सुनवाई के अधिकार की, कि जो भी उपभोक्ता है यानी जो माल एवं सेवा का यानी कि क्रय करता है, जो माल या सेवा को ग्रहण करता है, तो उससे क्या है कि वो अगर कोई भी बात कहता है तो उसकी सुनवाई का उसे क्या है, बिल्कुल अधिकार है। यानी कि क्रेता जो है जो भी बात कहेगा किसको, विक्रेता को, तो क्रेता द्वारा यदि अगर विक्रेता को कोई बात कही जाती है तो उसे सुनने का यानी उसकी सुनवाई करने का अधिकार भी किसे, क्रेता को। क्रेता का मतलब होता है जो वस्तु या सेवा को क्या करता है, खरीदता है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि जो क्रेता होता है वो उपभोक्ता भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर माल क्रय करके लेके आता है तो क्रय करने के बाद उसका उपभोग करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। कहने का मतलब जो क्रेता है वो उपभोक्ता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सपोज करो उदाहरण के लिए मैं ये जो मार्कर है ये खरीद के लेके आया हूँ, लेकिन इसका अगर मैं उपभोग नहीं कर रहा तो इसका मतलब मैं उपभोक्ता नहीं होऊंगा। और यही अगर मैं मार्कर इसको खरीद के लाकर अपने लिए क्या करता हूँ, इसको उपभोग करता हूँ, तो यानी कि मैं क्या कहलाऊंगा, उपभोक्ता कहलाऊंगा। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जो क्रेता होता है यानी जो वस्तु या सेवा को या माल को क्या करके लाता है, खरीद कर लाता है, तो उसे हम क्रेता कहते हैं। लेकिन वो उपभोक्ता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिए बात आती है आगे नंबर 4 पर, क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो ये था सुनवाई का अधिकार। इसके बाद नंबर 4 क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर उपभोक्ता को जब वो माल या सेवा को क्रय करके लेके आता है, खरीद कर लाता है और उसका उपभोग करता है, तो उससे अगर किसी भी प्रकार की क्षति होती है, क्षति का मतलब होता है हानि होती है, नुकसान होता है, तो उस नुकसान को क्या करने का, क्षति की पूर्ति करने का, नुकसान को भरपाई करने का भी क्या होता है, उपभोक्ता के पास अधिकार होता है। यानी कि जो उपभोक्ता होता है वो क्या कर सकता है, अपनी क्षति की पूर्ति भी करवा सकता है। किससे, जो विक्रेता होता है, अगर उसको क्या होता है, अगर किसी प्रकार की हानि होती है यानी क्षति होती है उस माल या सेवा को क्रय करने से संबंधित या उसको क्या उपभोग करने से संबंधित, जब बाद में अगर कोई क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उस नुकसान की जो भरपाई है वो भी कौन कर सकता है, जो है वो जो क्रेता होता है यानी कि उपभोक्ता होता है, उसे क्षतिपूर्ति का भी क्या होता है, अधिकार होता है। यानी ये हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता के देखिए वापस हम बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता के अधिकार में देखो, उपभोक्ता के अधिकारों के प्रतिपादन यानी इनका प्रतिपादन किसने, जॉन कैनेडी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, जॉन कैनेडी के द्वारा, जो अमेरिका के तत्कालीन क्या थे, राष्ट्रपति थे। इसके बाद बात आती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में, कितने में, 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकार बताए गए। किसके अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार, किसमें, धारा
6 में 1986 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में क्या बताया गया, उपभोक्ता के अधिकार बताए गए। तो कौन कौन से अधिकार आते हैं, सबसे पहली बात आती है सुरक्षा का अधिकार, यानी जो भी क्रेता होता है, जो भी उपभोक्ता होता है, यानी क्रेता उपभोक्ता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो जो उपभोक्ता होता है उसे सुरक्षा का अधिकार होता है, यानी जो भी वो माल या वस्तु को जिसका वो उपभोग कर रहा है उससे अगर उसको किसी प्रकार की कोई नुकसान होता है तो उसको, यानी कि कहने का मतलब उससे क्या होना जरूरी है, उसको सुरक्षा प्राप्त होना जरूरी होता है। ये क्या है, उसके पास एक अधिकार है। इसके बाद बात आती है देखिए आगे कि चयन या पसंदगी का अधिकार, यानी उसको क्या है, कोई भी वस्तु वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा उसके लिए उसके पास क्या है, चयन यानी कि पसंद करने का भी अधिकार है। तो वो अपने अनुसार वस्तु को क्या कर सकता है, चयन कर सकता है, पसंद कर सकता है, उसे अपने अनुसार खरीद सकता है। इसके बाद बात आती है नंबर 3 पर सुनवाई का अधिकार। तो यानी कि उपभोक्ता की जो बात है वो क्या है कि विक्रेता द्वारा सुनी जाएगी, तो इसलिए यानी कि उसके पास क्या होता है, सुनवाई का अधिकारी होता है, क्योंकि कोई भी अगर वो उसके कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम को किसको बताएगा, विक्रेता को बताएगा, तो उसको क्या है, सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त होता है। नहीं तो वो क्या करेगा, इस अधिनियम के तहत कोर्ट में भी वो जा सकता है। इसके बाद बात आती है देखिए आगे कि क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि अगर उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वो क्या कर सकता है, उसके पास क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। यानी कि क्षति की पूर्ति यानी नुकसान की भरपाई करने का भी यहाँ पे उसके पास क्या होता है, अधिकार होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पे क्या कि उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए हम नंबर 5 पॉइंट की। तो देखिए हमारे पॉइंट थे 4, इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 5 पॉइंट की। तो नंबर 5 पॉइंट कहता है प्रतिफल का अधिकार। नंबर 5 प्रतिफल का अधिकार। प्रतिफल का अधिकार, तो जब उपभोक्ता जो होता है वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो जो उसने जितना पैसा लगाया है उतना उसे प्रतिफल मिलना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसलिए वो प्रतिफल का उसे क्या दिया गया, अधिकार। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपये की वो खरीद कर लेके आता है तो 100 रुपये की वस्तु खरीदने के बाद उसे 100 रुपये तक प्रतिफल भी मिलना चाहिए, यानी उस वस्तु से मिलने वाला जो प्रतिफल है तो उसके खर्च किए जाने वाली मात्रा के लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब प्रतिफल भी उसे मिलना चाहिए जो भी वो पैसे वहाँ पे खर्च कर रहा है उस वस्तु को उपभोग करने के लिए। तो जब वो उपभोक्ता क्या करता है, किसी भी वस्तु का उपभोग करने के लिए जो उस पर वस्तु पर खर्च करता है तो उस खर्च की गई राशि के अनुसार ही उसे क्या मिलना चाहिए, प्रतिफल भी प्राप्त होना चाहिए। उसको उपभोग करने पर क्या मिलना चाहिए, प्रतिफल भी मिलना चाहिए। ये होता है आपका कौन सा अधिकार, इसमें प्रतिफल का अधिकार। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 5वां जो अधिकार उसे मिला हुआ है वो है प्रतिफल का अधिकार। इसके बाद देखिए बात आती है यहाँ पे आगे चलते हैं कि प्रतिफल के अधिकार के बाद नंबर 6 पॉइंट आता है शिक्षा का अधिकार। नंबर 6 शिक्षा का अधिकार। तो जो उपभोक्ता होता है तो उसे क्या है, शिक्षा का अधिकार भी है, यानी कि उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी है। जो भी उपभोक्ता होता है उसे शिक्षा का, यानी उस वस्तु के बारे में सारी जो भी जितनी भी जानकारी है या उससे शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करनी है, तो इसके लिए क्या है, उसे शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। जो उपभोक्ता अगर शिक्षित होगा तो ही वो चीज़ों को जान पाएगा ना अच्छे से, तो इसलिए शिक्षा का अधिकार भी किसे दिया गया, उपभोक्ता को दिया गया है। तो ये किस में प्रावधान किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, और वो भी कौन से में, 86 की धारा 6 में उपभोक्ताओं के क्या बताएंगे, ये अधिकार बताएंगे। तो ये था आपका कौन सा पॉइंट, नंबर 6 शिक्षा का अधिकार। अब बात करते हैं नंबर 7 की सूचना प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 7 सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो प्यारे साथियों जो भी उपभोक्ता अब क्या करेगा, वस्तु का क्रय करके उसके बाद उपभोग करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। और क्रय करते समय क्या है कि कोई भी जो वस्तु है उससे संबंधित उसे क्या है, सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, यानी कि वो पूर्ण रूप से क्या करेगा, उस वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त भी कर सकता है, क्योंकि वो वस्तु कितनी, उसकी क्या कीमत है, उसकी कितनी मात्रा है, वो किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा, ये सारी बातें आती है किसमें, उस वस्तु को क्रय करने के बाद जो सूचना होती है उससे संबंधित। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी किसे होता है, उपभोक्ता को होता है, यानी जो वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है जो उपभोक्ता,
तो उसे क्या होता है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। तो यानी कि ये देखिए पांचवा पॉइंट है अपना प्रतिफल का अधिकार, इसके बाद है हमारा छठा पॉइंट शिक्षा का अधिकार, उसके बाद सातवां पॉइंट है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसके बाद जो अंतिम जो पॉइंट बचता है यानी कि लास्ट जो आठवां, वो है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, नंबर 8, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, वातावरण का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे बात आती है कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार, तो जो उपभोक्ता होता है उसे स्वस्थ वातावरण में रहने का भी अधिकार होता है। यानी कि अगर वो कोई अगर कुछ चीज़ खरीद कर ला रहा है या कोई सेवा का उपयोग कर रहा है, अगर उससे उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है तो वो क्या कर सकता है, उसके प्रति भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक दंपत्ति थे, यानी पति पत्नी जो थे, वो एक रेल कंपनी के द्वारा जो यानी कि जो रेल जो संचालित की जाती है, तो रेल में सफ़र कर रहे थे, जिसके अंदर क्या था, थोड़ा सा उसका वातावरण जो था वो दूषित था, जिसके कारण उनको क्या था, एलर्जी की प्रॉब्लम थी। तो वो क्या है कि इसके लिए उन्होंने वाद भी प्रस्तुत किया था। यानी कहने का मतलब वो स्वस्थ वातावरण का उनके पास भी अधिकार होता है। कहने का मतलब कि स्वस्थ जो है वो वातावरण उन्हें मिलना जरूरी है। जब भी वो वस्तु या सेवा का क्या करें, उपभोग करें, तो उस समय उन्हें स्वस्थ वातावरण भी मिलना जरूरी है। यानी कि तो ये भी उनके लिए अधिकार है कि स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार या स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो ये थे आपके देखिए टोटल कुल मिला के 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट के अंदर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ा हमने क्या, इसके अंदर जो पॉइंट थे, सबसे पहला था हमारा क्या, सुरक्षा का अधिकार। यानी कि जो हमारे उपभोक्ता के अधिकार थे उसमें पहला पॉइंट था आपका सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार के बाद दूसरा था चयन पसंदगी का अधिकार, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को चयन करने का और पसंद करने का भी उपभोक्ता के पास क्या होता है, अधिकार होता है। इसके बाद था तीसरा पॉइंट जो हमारा था सुनवाई का अधिकार, यानी उपभोक्ता अगर कोई बात कहता है तो उसकी सुनवाई भी होना जरूरी है, यानी सुनवाई का अधिकार। इसके बाद बात आती है नंबर 4 पे जो है वो है क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी कि जब वो उपभोक्ता क्या करता है, वस्तु सेवा का उपयोग करता है तो उससे अगर कोई उसे क्षति होती है यानी नुकसान होता है तो नुकसान की पूर्ति करने का भी उसको क्या है, अधिकार होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 5वां पॉइंट आता है हमारा क्या, प्रतिफल का अधिकार, यानी कि जितना भी उपभोक्ता उस वस्तु को क्या है उपभोग करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है तो उससे उसे क्या मिलना भी जरूरी है, प्रतिफल भी मिलना जरूरी है। यानी इसलिए उसे क्या कहा जाता है, प्रतिफल का अधिकार भी उसे क्या है, प्राप्त है। इसके बाद बात आती है शिक्षा का अधिकार। देखो अगर शिक्षित होगा उपभोक्ता तो ही तो वो आगे मतलब चीज़ों को समझ सकेगा, तो इसलिए उसे क्या है, शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। आगे बात आती है देखिए जो भी वस्तु अब क्रय करने जा रहा है यानी खरीदने जा रहा है, तो खरीदने जाएगा तो उसको क्या है, उस वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, यानी कि वो उस वस्तु के बारे में अच्छे से सूचना भी प्राप्त कर सकता है। तो ये पॉइंट है हमारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो वस्तु के बारे में वो क्या कर सकता है, सूचना भी प्राप्त कर सकता है, यानी सूचना प्राप्त करने का भी यहाँ पे अधिकार होता है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा 8वां, वो है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो जो उपभोक्ता होता है वो क्या है, उसे स्वस्थ वातावरण में रहने का भी क्या है, अधिकार है। तो स्वस्थ वातावरण भी उसे मिलना चाहिए। जो भी वस्तु का वो उपभोग करेगा या सेवा का उपभोग करेगा उससे क्या है, उसको स्वास्थ्य की किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी उसे स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए। तो ये बात है यानी कि स्वस्थ वातावरण के अधिकार से संबंधित। तो ये था देखिए आज का हमारा जो टॉपिक वो था उपभोक्ता के अधिकार के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे बात आती है जो इसके बाद बात आती है क्या, विभिन्न परिभाषाओं की, कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में क्या है हमें जानना जरूरी है, जो परिभाषाओं के माध्यम से यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो परिभाषाएं कौन कौन सी इसके अंदर काम में ली जाती हैं, तो उन परिभाषाओं के बारे में भी यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषाओं में आता है समुचित प्रयोगशाला। देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या, समुचित प्रयोगशाला, कि प्रयोगशाला में कौन कौन सी चीज़ों को किस प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बात करते हैं हम क्या, समुचित प्रयोगशाला। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम क्या, समुचित प्रयोगशाला। नंबर 1 पर सबसे पहले आती है विभिन्न परिभाषाएं। विभिन्न परिभाषाएं, तो विभिन्न परिभाषाओं के अंदर सबसे पहले बात आती है देखिए यहाँ पे नंबर 1 पर समुचित प्रयोगशाला। समुचित प्रयोगशाला
यानी परिभाषाओं के अंदर क्या बात आती है, सबसे पहले समुचित प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला के अंदर देखिए हम पढ़ते हैं कि वह प्रयोगशाला, यानी समुचित प्रयोगशाला क्या होती है, वह प्रयोगशाला होती है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी समुचित प्रयोगशाला कौन सी होती है, वह प्रयोगशाला होती है, यह वह प्रयोगशाला होती है जो, यह वह प्रयोगशाला होती है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह वह प्रयोगशाला होती है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी कौन सी, समुचित प्रयोगशाला। तो समुचित प्रयोगशाला क्या होती है कि समुचित प्रयोगशाला केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं, यदि किसी उपभोक्ता का मामला किसी माल से संबंधित है, यदि किसी उपभोक्ता का मामला, यानी कि किसी उपभोक्ता का मामला माल से संबंधित है, किससे, माल से, सेवा से नहीं, माल से संबंधित है। यदि किसी उपभोक्ता का मामला माल से संबंधित है तो वह सामान में पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने के लिए, तो वह सामान में पाए जाने वाले, यानी जो भी वो सामान क्या करके लाएगा, क्रय करके लाएगा, तो सामान में पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने हेतु, पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने हेतु, पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने हेतु, यानी कि जो माल के अंदर क्या पाया जाएगा, अगर कोई दोष पाया जाएगा तो, या सामान में कोई दोष पाया जाएगा तो वह सामान में पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने हेतु समुचित प्रयोगशाला का गठन किया गया है। तो यानी उसके जो दोष हैं उनको ज्ञात करने का, पता लगाने हेतु समुचित प्रयोगशाला का गठन किया गया है। तो वापस हम रिपीट कर लेते हैं, समुचित प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है, यह वह प्रयोगशाला होती है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ये केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यदि किसी उपभोक्ता का मामला किससे संबंधित है, माल से संबंधित है, तो वह सामान में पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने हेतु समुचित प्रयोगशाला का, यानी उस जो माल के अंदर, उस सामान में अगर कोई दोष पाया जाता है तो दोष का पता लगाने हेतु समुचित प्रयोगशाला का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, यानी गठन किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि इन प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के आधार पर ही, इन प्रयोगशालाओं के 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 रिपोर्ट के आधार पर ही, यानी अगर ये प्रयोगशालाएं क्या करती हैं, कोई जो रिपोर्ट देती हैं, तो उन रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम निपटारा किया जाता है। आधार पर ही न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा किया जाता है। मामले का क्या किया जाता है, निपटारा, किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है। तो ये देखिए बात आ गई यहाँ पे क्या कि समुचित प्रयोगशाला के बारे में, यानी कि समुचित प्रयोगशाला क्या होती है।
तो समुचित प्रयोगशाला के बारे में वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि समुचित प्रयोगशाला क्या होती है। देखिए कि यहाँ पे विभिन्न परिभाषाओं में सबसे पहले बात आती है समुचित प्रयोगशाला की। तो समुचित प्रयोगशाला देखो क्या होती है। समुचित प्रयोग यह वह प्रयोगशाला होती है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त होती है। और आगे कहता है यदि किसी उपभोक्ता का मामला माल से संबंधित है तो वह सामान में पाए जाने वाले, यानी उस माल में, उस सामान में, देखिए उस सामान में पाए जाने वाले दोषों का, किसका? दोषों का पता लगाने हेतु समुचित प्रयोगशाला का क्या किया गया है? फिर गठन किया गया है। यानी उस समुचित प्रयोगशाला का क्या किया गया है? फिर गठन किया गया, क्योंकि उस माल में यानी सामान में क्या पाया गया? अगर कोई दोष पाया गया, उस दोष को पता लगाने हेतु। इसके बाद बात आती है, देखिए आगे ये क्या कहता है, दोषों को पता लगाने हेतु समुचित प्रयोगशाला का गठन किया गया। इन प्रयोगशालाओं के रिपोर्ट के आधार पर, यानी जब ये प्रयोगशाला क्या करती हैं? रिपोर्ट देती हैं जो भी, तो रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा किया जाता है। यानी जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, वो इन प्रयोगशालाओं के द्वारा जो भी क्या दी जाती है? रिपोर्ट दी जाती है। यानी न्यायालय द्वारा क्या है? मामले का निपटारा कैसे किया जाता है? उस रिपोर्ट के आधार पर। यानी जो प्रयोगशाला है वो रिपोर्ट जब देती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो न्यायालय होता है वो क्या करता है? अपना डिसीजन देता है, यानी अपना निर्णय लेता है। यानी उस मामले का क्या करता है? वो निपटारा किया जाता है उसके द्वारा। तो बस आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। जो कल की क्लास होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया यहाँ पे क्या? समुचित प्रयोगशाला। नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ये देखिए पहला पॉइंट था हमारा। इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता यानी कि शिकायतकर्ता कौन होता है। तो अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो पढ़ेंगे हम क्या? शिकायतकर्ता के बारे में। तो ये पढ़ेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और समय समय पर आप क्या है कि जो मेरे द्वारा जो वीडियो लाई जा रही हैं उनका आप लाभ ले सकें। तो ये हमारा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो चैप्टर चल रहा है, ये मैं आपको कंप्लीट आपको यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे इसी तरीके से आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे पढ़ा दूंगा। तो कल की क्लास के अंदर हम जो अब बात करेंगे आगे शिकायतकर्ता। अगर आप वीडियो को ये पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या करना है, इससे जस्ट पीछे जो वीडियो मैंने पिछली अपलोड की है तो उस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया, इसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में, परिचय के बारे में बताया। आज इसके बारे में मैंने बताया था आपको क्या, सबसे पहले उपभोक्ताओं के क्या क्या इसके अंतर्गत अधिकार हैं और उसके बाद विभिन्न परिभाषाओं में पहला पॉइंट हो गया समुचित प्रयोगशाला। कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे शिकायतकर्ता कौन होता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। बस इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी प्यारे सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।